वेलकम एवरीवन। ये हमारा जो क्लास चल रहा है उसका ये थर्ड पार्ट है। रिवीजन क्लास चैप्टर 6 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में चैप्टर 6 को पूरी कवर कर लिया जाए। ये हमारा एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक रॉड है, येलो कलर का रॉड नीचे दिया हुआ है। ये वाला ये रॉड है और रॉड को एट एंगल 37 डिग्री इस तरफ एक वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है v से। तो ये रॉड जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और हमें बताना है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v क्रॉस b डॉट एल। एल जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो वो हमको कंसिडर करना है। तो v क्रॉस b हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो v का डायरेक्शन 37 डिग्री पे है, तो v क्रॉस b किधर पड़ेगा? देखो b अंदर है और v इधर, तो v और b के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? वी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब हम लोगों को v क्रॉस b का डायरेक्शन देखना है। तो ज़रा देखो, ये v और क्रॉस b अगर करो तो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है, ऐसे करोगे अंगूठा जो है इस डायरेक्शन में, तुमको v क्रॉस b मिलेगा। ये है v क्रॉस b का डायरेक्शन। तो v क्रॉस b और b आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये होगा 53 डिग्री से का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो देखो गौर से, v क्रॉस b अगर 53 बन रहा है, इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और कुछ कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। तो जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा वही कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को लेके, और जो पोलरिटी है वो डिसाइड होगा। तो जिस तरफ v क्रॉस b होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन देते हैं, तो इस तरफ पॉजिटिव साइन होगा, इस तरफ पोलरिटी नेगेटिव हो जाएगा। यानी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ये तुम्हारा, अगर इसका इमेजिनरी हम लोग सेल ड्रॉ करना चाहें तो इमेजिनरी सेल जो होगा कुछ इस तरह का होगा, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। ये हो जाएगा तुम्हारा इमेजिनरी सेल यहाँ पे इस मूवमेंट के कारण। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देखते हैं। वी बी साइन 90 डिग्री यानी वी बी डॉट एल। अब ज़रा गौर करो, एल क्या है? ये वाला लेंथ है एल, राइट। ये वाला लेंथ अगर एल है, एल और वी क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री। वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल जो है ये 53 डिग्री निकल के आ रहा है, क्योंकि ये एंगल 53 डिग्री है, ये वी क्रॉस बी को दिखा रहा है। यानी जो ई होगा वो हो जाएगा वी बी एल कॉस 53 डिग्री। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? वी बी एल कॉस 53 डिग्री, ये ईएमएफ का वैल्यू होगा। अब कॉस 53 डिग्री कितना होता है? कॉस 53 डिग्री होता है 3/5 के बराबर। यानी वी बी एल ये जगह 3/5 यानी 3 VBL/5। ये हो जाएगा ईएमएफ का वैल्यू। और इस तरह से इसका ये इमेजिनरी सेल भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा चीज़ था। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, जब भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें से अगर एक एंगल 37 डिग्री हो, दूसरा 53 डिग्री और ये अगर 90 डिग्री हो, तो ये 3, 4, 5 में बटा रहता है। इसीलिए cos 53 इजकल टू हमने 3/5 लिखा है। ये cos 53 डिग्री का वैल्यू यहाँ से 3/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से सारा रिजल्ट निकल के आ सकता है।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा P और Q के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा P और Q के बीच में। तो इसका अप्रोच कुछ इस तरह से देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में 30 डिग्री के डायरेक्शन में जा रहा है। तो 30 डिग्री ऊपर की तरफ इस तरफ वेलोसिटी है, मैंने रॉड जो है इस तरफ ऊपर की तरफ खिसक रहा है 30 डिग्री पे। तो मूवमेंट तो हो रहा है, जब मूवमेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनेगा, उसके कारण तुम्हारा जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों छोर में बनेगा। तो हमें पता करना है कि वो कितना होगा एग्जैक्टली। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि हम लोग लिख लेते हैं अपना पोटेंशियल ईएमएफ जो बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो इस रॉड में बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण वो कितना होगा। तो वो हो जाएगा तुम्हारा E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा। ज़रा देखो, B यहाँ पे बाहर की तरफ है, B यहाँ पे बाहर की तरफ है, V का डायरेक्शन तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे। तो V और B दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन V एंड B ये है 90 डिग्री। उसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे V क्रॉस B की तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा V क्रॉस B का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, तो V क्रॉस B इधर होगा और V ऊपर। तो एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर V क्रॉस B नीचे की तरफ बन रहा है तो इसका पोलरिटी जो पॉजिटिव वाला होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, मतलब इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। तो इसका अगर हम लोग इमेजिनरी सेल बनाने की कोशिश करें तो इमेजिनरी सेल हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा, इधर ऊपर में नेगेटिव नीचे में पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉइंट P है ये Q है। इस तरह का इमेजिनरी सेल यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, अब जो है E का वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको निकालते हैं कि कितना आ रहा है। तो जरा देखो, E इजगल टू V क्रॉस B, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी VB के बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और डॉट L, और यहाँ पे ये हो जाएगा VBL। अब जरा देखो V क्रॉस B ये वाला और L ये वाला, इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं VBL cos 60 डिग्री। तो ये अगर cos 60 डिग्री हो गया तो ये EMF जो है वो होगा VBL/2। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों छोर के पोटेंशियल डिफरेंस EMF जो है, ये EMF इस जो इमेजिनरी बैटरी है उसका जो EMF है वो VBL/2 की तरह दिख रहा है। अब तुमसे पूछा गया है कि VB और VQ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जरा देखो, P ऊपर है Q नीचे है, नीचे हायर पोटेंशियल पे है P, लोअर पोटेंशियल पे है। तो VP माइनस VQ करोगे तो डिफरेंस तो VBL के बराबर ही आएगा, बाई 2 के बराबर ही आएगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव। जरा देखो, जो हायर पोटेंशियल है वो नीचे है, जो लोअर पोटेंशियल है वो ऊपर है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता कि VQ माइनस VP कितना होता तब तुमको लिखना पड़ता VBL/2। तो आई होप तुम्हारा इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क की तरह एक कंडक्टिंग रॉड बेंड किया हुआ है जिसका रेडियस अपना कुछ है, ये मानो कि रेडियस है कैपिटल R, ये रेडियस है अपना कुछ। और अब हमसे पूछ रहा है कि अब अगर इसको मूव करें तो जब ये कंडक्टिंग वायर या कुछ ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो EMF तो जनरेट होगा। हमसे पूछ रहा है कि वो EMF कितना होगा और इसका इमेजिनरी सेल किस तरफ बनेगा। ठीक है, तो EMF निकालना है और इमेजिनरी सेल निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ गौर करना, हमें पूरा लेंथ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ।
ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है, मानो कि पी क्यू दो एंड पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम लोगों को इसी लेंथ को कंसिडर करना है, ये लेंथ को कंसिडर करना है, ऊपर वाला रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेंथ हमारा रहना चाहिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ हम लोग कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू होता है V क्रॉस B डॉट L, ठीक है। अब सिर्फ अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की बात करें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ है L, ठीक है, ये L है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो वेलोसिटी दिया गया है वो ऊपर की तरफ है, ये V। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो V ऊपर B अंदर, तो इसमें कोई मुझे बता सकता है कि V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? तो यहाँ पे V और B दोनों के बीच का एंगल एक यहाँ पे देख लेते हैं, एंगल बिटवीन V एंड B ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखो B अंदर है वो ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नज़र आ रहा है। तो V क्रॉस B किधर हो जाएगा? ये V हुआ, अंदर B है, तो V क्रॉस B ऐसा करके, ये V है ये B है, तो V क्रॉस B तुम्हारा डायरेक्शन इस तरफ का होगा, मतलब इस तरफ, ये हो जाएगा तुम्हारा V क्रॉस B का डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो बढ़िया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, ये हो जाएगा वी बी साइन 90 डॉट एल। वी बी साइन 90 को हम लोग लिख सकते हैं वी बी, अब ये V क्रॉस B और L के बीच का एंगल, L भी इधर है V क्रॉस B भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, यानी इसको लिख सकते हैं L कॉस 0 डिग्री, यानी EMF जो बनेगा वो बनेगा कितना के बराबर? VBL के बराबर, VBL के बराबर। अब सवाल ये उठता है इस केस में L कितना के बराबर है? तो ज़रा देखो, अगर ये रेडियस R है तो इधर भी R इधर भी R, यानी L जो है 2R के बराबर होगा, यानी EMF जो होगा इस केस में वो हो जाएगा VB2R, ये हो जाएगा EMF, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरफ पॉजिटिव होगा किस तरफ नेगेटिव होगा। जरा देखो यहाँ पे V क्रॉस B किधर है? इस तरफ V क्रॉस B है, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर रहता है उसका जो एरो हेड है उस तरफ पॉजिटिव रहता है और उसका उल्टा तरफ नेगेटिव रहता है, यानी पॉजिटिव छोड़ ये वाला होगा, नेगेटिव छोड़ ये वाला होगा इस तार में। तो यहाँ पे इसको अगर इमेजिनरी सेल बनाना चाहो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पी क्यों। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से टैकल करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा एक और क्वेश्चन है जहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, और हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको v वेलोसिटी से इस तरफ तुम्हारा इस तरफ अगर इसको मूव कराएं, इस रिंग को v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कराएं, तो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है P Q R S, चार पॉइंट दिया हुआ है, तो VP माइनस VR निकालने के लिए कह रहा है, VQ माइनस VS निकालने के लिए कह रहा है, VP माइनस VQ निकालने के लिए कह रहा है। तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे और फिर देखेंगे कि नेट इंड्यूस्ड EMF इसमें कितना हो रहा है। अगर नेट इंड्यूस्ड EMF का डिस्कशन करें हम लोग, अगर नेट इंड्यूस्ड EMF का डिस्कशन करें तो क्या होगा, सोचो ज़रा। ये रिंग जब मूव करेगा, ये रिंग है, तो रिंग के अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है जिसके कारण कुछ एक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। रिंग का अपना कुछ एरिया है जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, करने दो। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं, नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया ना बदल रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है। तो नेट इंड्यूस्ड EMF जो है इस पूरे सर्कल में कुछ नहीं होगा। नेट इंड्यूस्ड EMF इस कॉइल में 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का फ्लक्स में चेंज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नेट इंड्यूस्ड EMF इस कॉइल के लिए नहीं होगा।
अब सवाल ये उठता है कि क्या इन पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उसको हमको करके देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहला लेते हैं Vp माइनस वी आर। तो P यहाँ पे है, R यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि किस तरह से हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेंथ को कंसिडर किया था, तो अभी भी हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेंथ को ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो जाएगा जो कि इक्वल है 2r के, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ है l, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी भी इधर। तो हम लोग जानते हैं, लास्ट जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे लास्ट के क्लास में, तो हम लोग ने देखा था कि कोई भी दो कंपोनेंट वी बी या एल, इन तीनों में से कोई भी दो कंपोनेंट अगर आपस में पैरेलल हो तो नेट ईएमएफ जीरो के बराबर होता है। नेट ईएमएफ जीरो के बराबर होता है। अगर तुम चाहो तो उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन ये करने से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे जरा देखो, V और L आपस में पैरेलल है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, तुमको निकालना पड़ेगा V क्रॉस B डॉट L का। तो V क्रॉस B कितना निकलेगा यहाँ पे, V B साइन 90 डिग्री, क्योंकि V इधर है B अंदर है, तो साइन 90 डिग्री VB के बराबर निकलेगा। और V क्रॉस B और L के बीच का एंगल अभी हमें निकालना है। देखो, V इधर है, B अंदर है, V इधर है, B अंदर है, V क्रॉस B तो ऊपर की तरफ रहेगा V क्रॉस B का डायरेक्शन। V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, L यहाँ पे नीचे की तरफ। तो L और V क्रॉस B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो, यानी EMF इक्वल टू जीरो निकलेगा। तो यहाँ पे Vp माइनस वी आर इक्वल टू जीरो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ऊपर पॉइंट है Q और नीचे पॉइंट है S, तो हमें निकालना है जो नेक्स्ट पार्ट में वो है वी क्यू माइनस वी एस, वी क्यू माइनस वी एस निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो, इसमें भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही कंसिडर करते हैं। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऊपर से नीचे तक, जो कि 2r के बराबर है। ये क्रॉस अंदर गया है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ है वेलोसिटी, और हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था v क्रॉस b इधर निकल रहा था, और l जो है अभी यहाँ पे ये l है लेंथ। ठीक है, ये लेंथ है। तो जरा देखते हैं E कितना निकलता है। E इजकल टू होता है v क्रॉस b डॉट l के बराबर, यानी ये हो जाएगा वी बी साइन 90 डिग्री, यानी साइन 1 डॉट l l, और L और V क्रॉस B के बीच का एंगल कितना है, जीरो, यानी ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, यानी ये VBL के बराबर निकल के आ रहा है। ये कितना के बराबर आ रहा है, VBL के बराबर आ रहा है। अब L कितना है, 2R के बराबर है, यानी E इक्वल टू हो जाएगा 2VBR। ये हो जाएगा तुम्हारा EMF। अब सवाल ये उठता है किस तरफ पॉजिटिव होगा, किस तरफ नेगेटिव होगा। जरा देखो, V क्रॉस B ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो इसका अगर ये ऊपर में अगर पॉजिटिव है, नीचे में नेगेटिव, यानी Q यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे है, S जो है लोअर पोटेंशियल पे है। तो हमें क्या निकालना है, Q और S। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, वी क्यू माइनस वी एस इक्वल टू 2VBR। तो ये हाई है, ये लो है, यानी ये ठीक है, पॉजिटिव। तो इतना के बराबर तुम्हारा आ जाएगा क्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2VBR। यही अगर उल्टा करते तो माइनस एक साइन लगा सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है क्या, VP माइनस VQ, मैंने P और Q, ये चीज के लिए तुम्हें निकालना है, V और Q के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। अब जो तीसरा है वो है VP माइनस VQ निकालना। तो चलो देखो, ये P है, ये Q है, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ठीक है, यहाँ से अगर ज्वाइन करो तो ये भी R है, ये भी R है, स्मॉल r, क्योंकि वो रेडियस। और यहाँ पे जो
वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ है। तो तुम्हारा यहाँ पे सारा चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यहाँ पे v क्रॉस बी ऊपर की तरफ, v क्रॉस बी ऊपर की तरफ, चलो ठीक है। ईएमएफ निकालते हैं पहले। वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, v क्रॉस बी डॉट एल। v क्रॉस बी तो वी बी साइन 90 डिग्री आ रहा है डॉट एल। अब हम लोग देखते हैं कि v क्रॉस बी और l के बीच का एंगल क्या है। ये है हमारा l, ये है एंगल, ये है हमारा क्या l, और ये है हमारा क्या v क्रॉस बी, ये हो गया v क्रॉस बी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना निकल के आ रहा है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये r है, ये r है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री के बराबर आने वाला है। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का अगर हम रिलेशनशिप लिखें, वी बी एल कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है शायद, 1 कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ये हम लोग लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना, VBL/√2। अब सवाल ये उठता है L कितना होगा, तो ये अगर R है, ये अगर R है, तो ये कितना हो जाएगा, √2R। तो L यहाँ पे √2R के बराबर होगा, यानी ये VB√2R/√2, यानी EMF जो निकलेगा वो VBR के बराबर निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि किस तरफ पॉजिटिव डाले, किस तरफ नेगेटिव। तो V क्रॉस भी देखो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। मतलब क्या, ये Q जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, P जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। Q हायर पोटेंशियल, P लोअर पोटेंशियल। तो लोअर माइनस हायर, यानी ये जो आंसर आएगा वो तुम्हारा VBR, तो इसका EMF है, लेकिन हायर पोटेंशियल कौन होल्ड कर रहा है, Q। तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा। कैसे पता चला कि Q हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि V क्रॉस B ऊपर की तरफ, जिस तरफ V क्रॉस B होता है उधर ही पॉजिटिव साइन हम लोग डालते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पीला कलर का रॉड है ये फ्रीली स्लाइड हो सकता है, मतलब खिसकता है आगे पीछे, यहाँ पे इस तरह से स्लाइड कर सकता है, ठीक है। इसका अपना एक लेंथ है L, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R ओम, और इसका रॉड का अपना खुद एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जो कि स्मॉल r ओम के बराबर है, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं इसको राइट हैंड साइड में हम लोग वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वी नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, वी नॉट वेलोसिटी हमने दिया। अब ये धीरे धीरे खिसकेगा, मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो जब मूव करेगा अंदर की तरफ है, तो जैसे ही मूवमेंट होगा, ये कंडक्टिंग है सब कुछ, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। चूंकि इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस भी है, इसका क्लोज सर्किट भी पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट वही है कि जब मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से, तो हमें पता करना है क्या, मोशनल ईएमएफ कितना बन रहा है और इंड्यूस्ड करंट कितना बन रहा है, ठीक है। फिर जब ये मूव करने लगेगा, तो देखो ये क्या है, जैसे ही मूवमेंट में आ रहा है, मान लो कि मूव कर रहा है धीरे धीरे, तो जैसे ही मूवमेंट में आ रहा है, तो ये तो है एक कंडक्टिंग रॉड जिसके अंदर क्या बह रहा है, करंट। तो करंट क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जो कि चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा वो भी सोचना पड़ेगा हमें। और फिर फाइनली हमें पता करना है कि इसको अगर वी नॉट वेलोसिटी से कंटिन्यू मूव कराना है तो कितना फोर्स हमें देना पड़ेगा, वो भी हमें यहाँ पे निकालना है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ वेलोसिटी वी नॉट। और फाइनली
कितना पावर इनपुट डालें और कितना पावर आउटपुट हो रहा है। मतलब कुछ वर्क डन करेंगे ना, जब इसको यहाँ पे फोर्स से इसको इधर खिसकाते रहेंगे, वेलोसिटी देते रहेंगे, तो कुछ वर्क डन करेंगे, यानी कुछ पावर इनपुट करेंगे, उससे कुछ पावर आउटपुट भी होगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि पावर इनपुट और पावर आउटपुट कितना है, दोनों अगर बराबर हो तो सोचेंगे हाँ चलो ठीक है, कंजर्व है। ठीक है, तो यही 3 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक एक करके देखना है, एक एक करके बनाना है। तो यहाँ पे पहला पार्ट कि कितना मोशनल ईएमएफ आ रहा है। जरा देखो, ये जब मूव कर रहा है तो E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V क्रॉस B डॉट L। L तो यहाँ पे नजर आ रहा है, V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B किधर होगा, ऊपर की तरफ। ये हो जाएगा V क्रॉस B का डायरेक्शन, और L भी ऊपर की तरफ, यानी L और V क्रॉस B के बीच में कितना एंगल है, 0। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग एक साथ सॉल्व करते हुए चलें तो वी बी साइन 90 डिग्री L, और साथ में ये तुम्हारा 0 का एंगल ला रहा है, यानी कॉस 0 डिग्री, यानी ये मिला जुला के आ जाएगा वी बी एल के बराबर। ये वी बी एल के बराबर। और ज़रा गौर से देखो, एल वी और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो ईएमएफ निकल रहा है वी बी एल ठीक ठाक ही निकल रहा है। ठीक है, वी क्रॉस बी ऊपर है, यानी पॉजिटिव साइन ऊपर, नीचे नेगेटिव साइन, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नीचे नेगेटिव टर्मिनल। यानी इसका अगर तुम सिर्फ सेल निकालना चाहो, सिर्फ सेल की तरह ड्रॉ करना चाहो, तो कुछ इस तरह से होगा, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये सेल हो जाएगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि सेल का जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस आर डाल दिए। और फिर यहाँ पे करंट निकालना हमारा काम है, तो वो तो हम लोग निकालेंगे ही। यहाँ पे रेजिस्टेंस है कितना, कैपिटल आर, और ये इस सेल का ईएमएफ कितना निकला है, जो इमेजिनरी सेल है उसका ईएमएफ निकला है वीबीएल के बराबर। तो वीबीएल इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर का रेजिस्टेंस सब कुछ हमारे पास आ गया है। तो V यहाँ पे कितना है, V नॉट, तो इसको हम लोग V नॉट बैठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा I, वो कितना के बराबर हो जाएगा, जो भी EMF है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। EMF कितना निकला, EMF निकला VBL, और रेजिस्टेंस टोटल जो है सीरीज में देखो R प्लस R, यानी यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू V नॉट बी एल बाई कैपिटल R प्लस R। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, ईएमएफ कितना निकला, V नॉट बी एल के बराबर। इंड्यूस्ड करंट कितना निकला, V नॉट बी एल बाई R प्लस R के बराबर। अब सवाल ये उठता है कि कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है। तो अब हमें निकालना क्या है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि इसको मूव कर सके हम लोग V नॉट से, क्योंकि V नॉट का वेलोसिटी अगर मेंटेन करना है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो देना पड़ेगा, राइट। अब फोर्स क्यों देना पड़ेगा, अब हमारा कॉन्सेप्ट हो ही सकता है कि इस तरफ तो कोई फोर्स एज्यूम नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो V नॉट अगर हम लोग एक बार थोड़ा सा इनिशियल कुछ इम्पल्स दे दें, कुछ फोर्स दे दें, हमेशा चलता रहे, और हमेशा चलता रहे तो करंट हमेशा बनता रहे, करंट हमेशा बनता रहे तो हमें अनंत काल तक एनर्जी मिलता रहेगा। पर ऐसा तो होता नहीं है, ठीक, ऐसा होता नहीं है। देखते हैं उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जरा देखो, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि जब भी कोई, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में, मानो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मान लो कि इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक मूविंग चार्ज पे एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, राइट। और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपना हाथ का चारों उंगली डालो अंदर
जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ, ये अगर वेलोसिटी है तो पाम का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब, राइट। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रहा तो नेगेटिव चार्ज में सब कुछ सेम रहता है, बस फोर्स का डायरेक्शन उलट जाता है, नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये इंड्यूस्ड करंट बनेगा, तो पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव, फिर से सुनो, पॉजिटिव ऊपर बन रहा है, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो पॉजिटिव ऊपर है नीचे नेगेटिव है, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है, कुछ करंट बहेगा तो क्या हो रहा है, छोटा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सर्किट में घूम रहा है। सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मूविंग चार्जेस हो जाएगा, और मूविंग चार्जेस के कारण एक फोर्स जनरेट होगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम। और ये मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है आई डॉट एल क्रॉस बी, ठीक है। ये हम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। आई, इसका देखे थे कि रॉड, माने कि अगर किसी कंडक्टिंग रॉड से अगर हम लोग कुछ करंट दें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये वहाँ से आया है। तो आप जरा देखते हैं इस फिगर को अगर हम लोग बनाएं अलग से, तो जरा देखो, ये अगर करंट हम फिगर बनाए, सिर्फ रॉड को बनाया, तो करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो करंट अगर ऊपर की तरफ होगा, वेलोसिटी हमें किधर मेंटेन करना है, इस तरफ मेंटेन करना है वी नॉट से। तो जरा देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उधर ऊपर, ठीक है। एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एल क्रॉस बी के तरफ पे होगा। एल अगर ऊपर है बी अंदर है, तो एल क्रॉस बी इस तरफ एफ एम के डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो इस तरफ लगना शुरू कर देगा, मतलब कि इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, या फिर इसको रूल से देखना चाहो तो करंट के तरफ अंगूठा, चारों उंगलियां ब्लैक मतलब कि बोर्ड के अंदर या स्क्रीन के अंदर, हथेली का डायरेक्शन एफ एम, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे वो मूव कर रहा है इस तरफ एक एफ एम काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वही वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए काम करेगा, नहीं तो फिर ये रिटार्डेड होकर वेलोसिटी घटते घटते खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता करना है कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितना के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर एफ एम के बराबर होगा तभी हमें वो वी नॉट का वेलोसिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, जरा देखो, आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी का जो एल और बी के बीच में डायरेक्शन है वो है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन 90, यानी आई एल बी के बराबर आ रहा है। एफ एम कितना के बराबर, एफ एक्सटर्नल कितना के बराबर आ रहा है, आई एल बी के बराबर। तो इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, किस चीज़ को मेंटेन करना है, वी नॉट वेलोसिटी को मेंटेन करना है। अब सवाल ये उठता है आई कितना था, आई जो जनरेट हुआ तो इंड्यूस्ड करंट के कारण जनरेट हुआ था, और इंड्यूस्ड करंट के कारण आई कितना जनरेट हुआ था। पहला चीज़, हमारा जो ईएमएफ जनरेट हुआ था वो था तुम्हारा कितना, वी नॉट बी एल के बराबर, और जो आई जनरेट हुआ था वो था वी नॉट बी एल डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये था तुम्हारा आई। तो यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल का अगर बात करें तो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर, आई की जगह पे रख दिया है हमने वी, ये वैल्यू डिवाइड बाई आर प्लस आर, ये हो जाएगा फोर्स एक्सटर्नल। तो हमें फोर्स एक्सटर्नल सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया कि इतना हो जाएगा। अब जो है हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे इस क्वेश्चन का, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कितना पावर इनपुट हो रहा है और कितना पावर आउटपुट हो रहा है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि पावर इनपुट पावर आउटपुट कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि
पावर इजकल टू होता है क्या, dw/dt, राइट। यानी ये है तुम्हारा पावर का फॉर्मूला। तो और एक चीज़ जानते हैं कि जो स्मॉल dw है वो होता है तुम्हारा क्या, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मानो कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx करने में dw वर्क किया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब ये क्या है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि dw इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेस dx डिस्प्लेस करने में रॉड को कितना काम किया, वो एलिमेंटल वर्क हमारा dw से हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो पावर इतना है, तो पावर टोटल अगर इनपुट की बात करें उतना फोर्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ये पावर इनपुट की बात हो रही है। तो पावर इनपुट अगर टोटल बात कर लें, ये इनपुट है, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dw की जगह पे लिखेंगे एक्सटर्नल dx और नीचे में आ जाएगा dt, ठीक है। अब ये dx/dt क्या है, वेलोसिटी, कितना के बराबर है वेलोसिटी, v0 के बराबर। फोर्स एक्सटर्नल कितना है, अभी अभी निकालते, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू निकला था कितना, v0 कितना निकला था, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था फोर्स एक्सटर्नल कितना, v0 b² l² बाई r प्लस आर। ये फोर्स एक्सटर्नल हो गया, इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो पावर इनपुट इज इक्वल टू v0, देखो यहाँ पे पीछे एक v0 है, यहाँ वाला v0, दोनों मिला के v0² b² l² बाई r प्लस आर, ये पावर इनपुट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पावर आउटपुट कितना होगा, ठीक ना। अच्छा, पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे जब भी करंट पैदा हो रहा है तो उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस रह रहा है उसका भी काम आएगा, क्योंकि पावर हम लोग जानते हैं करंट के हिसाब से कितना होता है, I² R के बराबर। तो किसी सर्किट में पावर डिसिपेटेड करता है I² R के बराबर। तो पावर डिसिपेट करने के लिए I² R चाहिए, R यहाँ पे कितना है, R प्लस आर, क्योंकि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस R प्लस आर है, और करंट I²। तो टोटल अगर हम लोग इसको बात करें कि पावर कितना आउटपुट हुआ, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं I² R प्लस आर। अब सवाल ये उठता है I कितना था, EMF था तुम लोग जानते हो कितना, V0 B L के बराबर, और ये I हो गया था तुम्हारा करंट के साथ रेजिस्टेंस इतना के बराबर I था। तो I का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो पावर आउटपुट हमारा निकल के आएगा कितना, v0² b² l², नीचे में एक r प्लस आर का होल स्क्वायर, ऊपर में एक r प्लस आर, ये कैंसिल होके बच जाएगा कितना, r प्लस आर, ये पावर आउटपुट। तो जरा गौर करो, ये दोनों एक्सप्रेशन को गौर करो, दोनों सेम है, राइट। जितना पावर इनपुट हुआ है उतना ही पावर आउटपुट भी हमें नज़र आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, जब पावर इनपुट हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी खींचना पड़ रहा है, और जब हम उसको खींच रहे हैं वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, करंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी जितना पावर इनपुट किए थे उतना ही पावर आउटपुट भी मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व है। और किस तरह से कंजर्व हो रहा है, कन्वर्शन किस तरह से हो रहा है कि मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रॉड है ये स्लाइड हो सकता है, जिसका लेंथ जो है L है, इसका अपना कुछ एक मास भी है, मास मान लो कि M है, और इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग स्लाइडिंग रॉड इज L, मास M एंड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस येलो रॉड इज स्मॉल r,
और इसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से प्रोजेक्ट किया गया है, खींचा गया है। तो हमें बोल रहा है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। पहला चीज़ बोल रहा है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो रहा है, उसके कारण जो भी सर्किट पे करंट फ्लो कर रहा है वो पता करना है। कब, जब इसका वेलोसिटी वी नॉट से वी हो जा रहा है तब। अब जरा देखो, ये जैसे जैसे इधर जाएगा, अगर मानो कि कांस्टेंट फोर्स हम लोग नहीं डाल रहे हैं तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, राइट। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कितना, जब उसका वेलोसिटी वी हो जाए किसी टाइम टी के बाद, तब हमें उसका क्या निकालना है कि ईएमएफ कितना होगा, करंट कितना होगा। उस मोमेंट पे हमें उसका एक्सेलरेशन भी निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन बचा हुआ है उसमें। और फिर हमें निकालना है जो वेलोसिटी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो, जैसे ही अगर मानो कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाते हैं, वो एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। लास्ट क्वेश्चन से हम लोगों ने समझा था उल्टा तरफ एक एफएम मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। जैसे ही मूव करना शुरू करेगा इंड्यूस्ड करंट बनेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उल्टा तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स काम करना शुरू कर देगा, जिसके कारण अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल वर्क इसमें नहीं करें तो वो रुक जाएगा। तो रुकने के लिए थोड़ा समय तो लेगा, इमीडिएट तो नहीं रुकेगा। थोड़ा मानो कि पहले वी नॉट है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते तो रुकेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि जिस मोमेंट पे रुक रहा है उससे पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और बीच में कहीं पे वी करके वेलोसिटी होगा, वहाँ पे कितना, सारा एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे जब था ये इनिशियल पोजीशन था जहाँ पे टाइम इजगल टू 0 हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर थोड़ा देर के बाद टाइम इजगल टू जब टी हुआ तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, वी हो गया। अब इस अप्रोच को लेके हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे, पहला जो पार्ट है जिसमें सिर्फ ईएमएफ और करंट की बात कर रहे हैं, तो देखो इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया हुआ है, तो उसमें पता कर लेते हैं कितना है। तो ईएमएफ तुम लोग जानते हो, फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, V क्रॉस बी डॉट एल। तो V क्रॉस बी का डायरेक्शन देखते हैं, तो जरा देखो इस तरफ V है, B अंदर है, तो V क्रॉस बी ये ऊपर की तरफ होगा, V क्रॉस बी। और V और B के बीच में आपस में 90 डिग्री का है, ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ जाएगा तुम्हारा BVL। क्यों, क्योंकि L V और B आपस में परपेंडिकुलर है, इसी कारण से BVL के बराबर आएगा। और तुम देख भी सकते हो कि आ भी रहा है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और फिर L और V क्रॉस B के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, सब मिला के BVL के बराबर आ जाएगा क्या, EMF। अगर EMF BVL के बराबर आया तो करंट कितना हो गया, करंट सिंपल सा है, BVL जो भी EMF है वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और कैपिटल आर, आर प्लस आर। ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू, ये सिंपल है। और अगर इसका इमेजिनरी ईएमएफ बनाना चाहो तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, राइट। एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी बना दो, सर्किट बनाना है तो सर्किट भी बना दो, ये आर, ये स्मॉल आर, और यहाँ पे ई इक्वल टू BVL के बराबर। तो ये पहला चीज हमारा कवर हो गया, ठीक है। BVL, V रखे हैं, V नॉट नहीं। क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है जब वेलोसिटी V हो तब कितना होगा, तो V पे इतना ही होगा करंट और EMF, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमसे पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी V है तो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना है। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब ऐसे ही मूव कर रहा है तो उल्टा तरफ यहाँ पे FM एक फोर्स लग रहा है, करंट तो ऊपर की तरफ बह रहा है मान लो, ठीक है, I, तो एक करंट के कारण फोर्स लग रहा है कितना, FM। अब तुम बोलोगे कि करंट ऊपर की तरफ ही क्यों बह रहा है, ऊपर की तरफ ही हम लोग ने बार बार देखा कि ऊपर की तरफ क्यों बह रहा है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसको समझने के लिए यहाँ पे जो सर्किट बनाया उसको एक बार और बना लेते हैं। ये R था,
ये हमने इमेजिनरी सेल बनाया था जिसका अपना कुछ एक रेजिस्टेंस था आर, ये ईएमएफ ई और ये कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ जाएगा और ऐसे, तो यही कारण है कि हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ कहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो एफ एम जो है इस तरफ होगा, फोर्स इस तरफ होगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई एल क्रॉस बी के बराबर। ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो जरा देखो आई एल बी, एल और बी लेंथ और बी लेंथ ऊपर बी अंदर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी एफ एम इजिकल टू आई बी एल के बराबर आ रहा है, ये आई एल बी के बराबर क्या फोर्स, और मास कितना है m के बराबर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ एम निकला, जो फोर्स निकला वो आई बी एल के बराबर निकला मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, फोर्स बाय मास, यानी आई बी एल बाई एम। अब आई कितना निकला हुआ है, आई थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने निकाला था, आई कितना निकला था, आई निकला था बी वी एल बाई आर प्लस आर। तो बी वी एल बाई आर प्लस आर निकला हुआ है आई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना के बराबर हो जाएगा, आई का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी वी है। ठीक है, अब जब इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं तो तीसरा पार्ट कहता है कि हमें ये जो v है वो एज ए फंक्शन ऑफ t, टाइम के फंक्शन में लिखना है। ठीक है, टाइम के फंक्शन में लिखना है, मतलब चलो ठीक है टाइम के फंक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं देखा जाए। तो जरा देखो ऊपर में एक्सेलरेशन जो निकला है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब जरा सोचो, एक चीज सोचने वाली बात है कि ये तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, रिटार्डेशन हो रहा है एक्चुअली, धीरे धीरे रुक रहा है तो नेगेटिव है। तो ए जो है यहाँ पे कह सकते हैं माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर के बराबर है। ये अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन को भी अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। चलो देखो v को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा डी वी बाई वी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर, और ये हो जाएगा डी टी। तो ऐसा करने का क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग सारा कांस्टेंट को एक तरफ रख रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, जब वी नॉट से वी तक जा रहा है, तो टाइम 0 से लेकर टी तक जा रहा है। तो अब ज़रा इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन को आगे ले चलें, इंटीग्रेशन को अगर आगे ले चलें तो ये हो जाएगा लॉग वी। तो लॉग वी अगर हुआ तो इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग अगर पुट करें तो देखते हैं कितना आता है। और यहाँ पे माइनस कांस्टेंट सारा बाहर आ गया, बी नॉट बी एल स्क्वायर एम आर प्लस आर, और यहाँ पे अंदर में बचेगा टी, टी का हो जाएगा टी डी टी का टी टी नॉट, सारा लिमिट वगैरह बैठा देते हैं, मतलब कि अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा लॉग वी माइनस वी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो जाएगा कितना, लॉग वी माइनस बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर प्लस आर। इस चीज़ को लिखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इसको अगर हम लोग v बाई वी नॉट कर दें तो ये e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम प्लस एम
आर प्लस आर हो जाता है, वी नॉट का अगर उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा वी नॉट। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ये एज ए फंक्शन ऑफ टी वी का हमने डेरिवेशन करके देखा। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि भाई वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में लिखना है। तो जरा देखते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था और एक्सेलरेशन माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर प्लस आर, ये निकाला हुआ है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो ए की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कितना, डी वी बाई डी टी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी एम आर प्लस आर। वी के जगह पे हम लोग इसको अगर डी एक्स बाई डी एक्स कर दें तो ये हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी टी और डी वी बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं और फिर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर प्लस आर। अच्छा, ये डी एक्स बाई डी टी इजकल टू वी हो गया, तो ये वी, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर प्लस आर। ये वी हट जाएगा। तो यहाँ पे जो डी वी है उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, वी तो कट गया, एम आर प्लस आर, और इस तरफ एक नीचे डी एक्स जिसको हम लोग उधर ले गए डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से जो डी वी है वो इंटीग्रेट होगा वी नॉट से लेके वी तक, तब जो है माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर जो है अंदर में एक्स, तब क्या होगा कि जब वेलोसिटी वी नॉट से वी हो रहा है तब इनिशियल तो 0 था, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट एक्स तक जा रहा है डी एक्स। तो इसको सारा लिमिट वगैरह बैठा देंगे तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट v माइनस वी नॉट इक्वल टू जो भी आगे का चीज़ है बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर, और ये x के बराबर हो जा रहा है। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन है v इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई एम आर प्लस आर। तो ये जो है टर्म हमारा निकला वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है वो पूछ रहा है कि जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, स्टॉप करेगा तब क्या, ये फिफ्थ पार्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए तब x कितना होगा, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें तो x का वैल्यू हमारा निकालना रह जाता है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग इधर करके इसको सारी चीज़ को इधर कर दें तो x इजकल टू निकलेगा कितना, m कैपिटल R प्लस आर, वी नॉट रहेगा एक डिवाइडेड बाय ऊपर का बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट जब ये कंप्लीटली स्टॉप कर जाएगा। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किया, क्वेश्चन अच्छा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ L है, ये लेंथ L है और ये नीचे ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, G नीचे है, ठीक है। और जब ये ऊपर से नीचे ऐसे ही फ्री फॉल के लिए छोड़ दे तो ऊपर अंडर ग्रेविटी है पूरी गिर सकता है। इसका अपना कुछ एक रेजिस्टेंस है, अपना कुछ एक मास है, बट ये नीचे तो गिरेगा क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचेगा तो नीचे गिरना शुरू करेगा। अगर रेस्ट से भी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे वो वेलोसिटी पिक करना शुरू करेगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जिसके कारण ये सर्किट है तो करंट भी बनेगा। इसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो टोटल रेजिस्टेंस में सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ऊपर में भी रेजिस्टेंस डाल सकता है, तो अभी सिर्फ स्मॉल r का भी कंसिडर करेंगे तो उसमें हमारा किसी वेलोसिटी के लिए इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा। मान लेते हैं थोड़ा जाते जाते कहीं पे एक वेलोसिटी v हो जा रहा है, उस वक्त कुछ करंट बन रहा होगा।
और क्या पूछ रहा है, ये पहला पार्ट में निकालना है। दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि कितना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ठीक है, कब, जब वेलोसिटी v है तब। और जब चलते 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 एक समय आएगा जब उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं वो वेलोसिटी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना का होगा। अब सवाल ये उठता है कि कांस्टेंट क्यों होगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा ऊपर की तरफ एफ एम फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा। देखेंगे इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स का, जिसके कारण एक समय आएगा जब नीचे का जो एक्सेलरेशन है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एफ एम मैच कर जाएगा और उस वक्त जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। उसका वैल्यू हमें लास्ट पार्ट में निकालना है। तो ये 3 पार्ट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे एक एक करते। ये पहला पार्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो जरा देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। ये हो जाएगा V क्रॉस B डॉट L। V देखो नीचे, B बाहर की तरफ तुम्हारी तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी ये VB साइन 90। चलो ठीक है, डॉट L L। अच्छा V क्रॉस B का डायरेक्शन कितना है, देखो V इधर, V क्रॉस B, V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर पड़ रहा है, इधर देखो, बाहर की तरफ है B, नीचे की तरफ है इधर। तो V क्रॉस B तुम्हारा पड़ेगा इस तरफ, इस तरफ। ये होगा V क्रॉस B का डायरेक्शन, ये अगर V है और बाहर अंदर बाहर की तरफ है B तब, ठीक है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन हमें पता चल गया है, V क्रॉस B। अगर V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर हो गया तो हमें एक चीज़ और पता चल गई, क्या, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, ठीक है, उसका हमें अंदाजा हो गया। तो इसको हम लोग बना ही लेते हैं। अब क्या है, ये हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है उसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस तरफ करंट बहना स्टार्ट करेगा। करंट का डायरेक्शन इस तरफ करंट का डायरेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन अभी इस तरफ है, B का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो जो FM है, फोर्स है, वो ऊपर की तरफ, यानी जो नेट फोर्स काम करेगा वो ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो अभी तो इतना देख के चलते हैं कि इसका एंगल कितना होगा। V क्रॉस B इधर, L इधर, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो E इक्वल टू हो जाएगा VBL के बराबर, VBL के बराबर हो गया। तो करंट कितना के बराबर हो गया, करंट में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो VBL बाई स्मॉल r, ये करंट के बराबर हो गया। तो पहला चीज़ हमारा सॉल्व हो गया कि जब वेलोसिटी v है तो ईएमएफ इतना है और करंट इतना। और ये समझ सकें हम लोग कि इस केस में ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगे, जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, दोनों ही बढ़ेगा और एक समय आएगा जो आपस में काउंटर बैलेंस कर जाएगा। उसके बाद और नीचे में एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट में आते हैं इस क्वेश्चन का, जहां पे कह रहा है कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये है तुम्हारा रॉड जो नीचे गिर रहा है, करंट इस तरफ बह रहा है। तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फोर्स है FM वो ऊपर की तरफ, नीचे में कितना फोर्स लगेगा mg। इस रॉड का जितना भी मास होगा वो, और ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो mg। FM का वैल्यू कितना होता है, FM का वैल्यू होता है I L क्रॉस B के बराबर। जरा देखो L इधर B बाहर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी FM इक्वल टू ILB या IBL के बराबर। ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। यानी नेट फोर्स किधर होगा, देखो नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। तो जब जैसे ही नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा इनिशियली तो mg ही डोमिनेट करेगा, तो एफ नेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी ये हो जाएगा mg माइनस एफ एम, यानी एफ नेट जो है वो इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस आई बी एल। आई का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, आई का वैल्यू जो निकाले हैं उसको यहाँ पे रख देंगे।
तो वो हो जाएगा एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम लोग देखते हैं, ये हमारा एफ नेट निकला। तो एफ नेट जो होगा वो एम ए के बराबर होगा, यानी फाइनल एक्सेलरेशन एफ नेट बाई एम के बराबर। एफ नेट इतना है, एम इतना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें जो निकालना है उसके ऊपर आ गए हैं अब हम लोग। ये हो जाएगा एफ नेट एम जी माइनस आई बी एल बाई एम, यानी ए इक्वल टू, देखो एम एम जी माइनस आई बी एल बाई एम, ये है एक्सेलरेशन। आई का वैल्यू अगर ऊपर से रख दें तो ए इक्वल टू जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी एल है, आई में भी तुम्हारा बी एल था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एक वी था और डिवाइड बाय एम आर, ये हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी वी है नीचे की तरफ, नेट। ठीक है, अब जरा एक चीज सोचो, जो तीसरा पार्ट है कि कांस्टेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा है, उस तीसरे पार्ट की तरफ सोचते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट में कह रहा है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो एक समय के बाद, जो नेट एक्सेलरेशन है वो एक समय के बाद जीरो होना ही है, क्योंकि नीचे तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर तरफ मैग्नेटिक फोर्स, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। एक न एक समय आएगा जब वो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तभी तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब नेट एक्सेलरेशन जीरो हुआ तब उसका वेलोसिटी v इजगल टू वी एम हो जाएगा। तो अब वहाँ पे हम लोग इस ऊपर में जो ये दूसरा से फॉर्मूला निकला है यहाँ पे रख के देखते हैं। तो a इजगल टू जीरो रख देंगे, v की जगह वी एम रख देंगे, एक तरफ निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी एम बाई आर इक्वल टू सी, यानी वी एम इक्वल टू कितना निकला, एम जी आर, ऊपर नीचे में आ जाएगा बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर किसी रॉड को एक तरफ घुमा रहे, अब तक क्या कर रहे थे कि ये रॉड था, इसको इधर इधर या इधर या इधर या इधर 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 उधर ले जा रहे थे, राइट। रॉड को, रॉड का डायरेक्शन में किसी तरह का रोटेशन नहीं आ रहा था, बस उसको घुमा, मतलब कि उसको मूव कर रहे थे बस। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को किसी एक फिक्स एक्सिस के थ्रू घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तब उस रोटेटिंग रॉड के कारण कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ वो फ्लक्स चेंजेस आएगा जिसके कारण ईएमएफ जनरेट होगा, तो वो कितना होगा वो भी हम लोग निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए जरा देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है ये हम लोग एक पॉइंट ओ ले लेते हैं या फिर क्यू ले लेते हैं, जो भी है, ओ ले लिया हमने, ये पॉइंट, इस ओ पॉइंट पे हमने इसको फिक्स कर दिया, और ओ ए जो रॉड है उसको हम लोग इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पे कोई एक छोटा एलिमेंटल डीएक्स सेक्शन काट लेते हैं इस रॉड का, ये हमारा डीएक्स सेक्शन, डीएक्स। तो हो ये जो छोटा सा डीएक्स सेक्शन है, ठीक है, वो भी एक छोटा रॉड है। अगर ये इस तरह से घूम रहा है
तो ये हिस्सा इस तरह ऊपर जा रहा है, सिर्फ इस हिस्सा को यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा dx और ये जा रहा है किधर, ऊपर। और ये यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक, x डिस्टेंस पे ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर ही है, तो अगर ये L है या dx है, इसके कारण छोटा कुछ d बनेगा, छोटा EMF, मान लेते उसको DE कर देते हैं। वो किसका, उसका कुछ एक अपना वैल्यू होगा। जरा देखो, V ऊपर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इस तरफ, V क्रॉस B। अगर V क्रॉस B का डायरेक्शन इस तरफ, तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, यानी फाइनली जो है पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है, नेगेटिव इस तरफ आ रहा है। इस तरफ हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हमें एक रिलेशनशिप याद होगा कि ये V है, ये x डिस्टेंस पे है, और ये तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी है। एक रिलेशनशिप था, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पे, जो था कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा vt इक्वल टू आर ओमेगा, उसी को यूज करते यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे v है, x यहाँ पे r है, और ओमेगा से घूम रहा है, यानी v इक्वल टू एक्स ओमेगा का हम लोग यूज करते हुए काम कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पता करना है कि ये डी कितना के बराबर हुआ। तो जरा देखो, ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, ई इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, यही था। तो यहाँ पे डी अगर निकालें तो वी क्रॉस बी तो वही रहेगा, एल की जगह पर डी एक्स रखना पड़ेगा, एल की जगह पे डी एक्स रखना पड़ेगा। तो जरा देखो, v क्रॉस बी, v और b के बीच में एंगल है v b साइन 90 डिग्री, l और इसके बीच में हो गया l, देखो ये dx है l की जगह पे, ये dx और v क्रॉस b दोनों एक ही तरफ है, यानी cos 0 डिग्री। यानी छोटा जो d बन रहा है, छोटा एलिमेंटल EMF, वो फाइनली निकल के आ रहा है कितना, v b dx के बराबर, v b dx के बराबर। v जो है वो है x ओमेगा के बराबर, यानी ये हो गया कितना, bx ओमेगा dx। तो हमारे पास d करके एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर हमें टोटल EMF निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, bx ओमेगा dx को भाई 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करेंगे, टोटल ओवरऑल लेंथ के लिए इंटीग्रेशन होगा। तो जब ये इंटीग्रेशन बढ़ेगा तो देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो b ओमेगा बाहर आ गया, x dx ये हो गया 0 टू L, और x dx का तुम्हारे जानते हो इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से लेके L तक हो जाएगा। यानी फाइनली जो E निकल के आया वो कितना हो गया, b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये E है, ठीक ना, E है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, कौन हायर पोटेंशियल पे है, कौन लोअर पोटेंशियल पे है। तो मानो कि कोई तुमसे पूछ दे VO माइनस VA लिखने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड तो तुमको पता है, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि उसका साइन क्या होगा। तो जरा देखो, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बड़ा है, VO बड़ा है VA से, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन घुमा देता, VA माइनस VO पूछता, तो तुमको लिखना पड़ता माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि VA छोटा हो जाता है, छोटा में से बड़ा को घटाएंगे नेगेटिव अमाउंट आएगा। तो इस तरह से हम लोग रोटेटिंग रॉड का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि इस फिगर में वी बी माइनस वी ए कितना होगा, जहाँ पे बी जो है वो मिड पॉइंट है, तब क्या करेंगे? जरा देखो, ये अगर टोटल लेंथ एल है तो ये एल बाई टू मिड पॉइंट के लिए, ये एल बाई टू, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं थोड़ी देर पहले वी ओ माइनस वी ए हमने निकाला, वी ओ माइनस वी ए कितना निकला था? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। कौन हायर पोटेंशियल पे था? इस तरफ के, इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये हायर था, ये लोअर था, इसलिए वी नॉट माइनस वी ए हमारा पॉजिटिव निकला था। अब वी नॉट वी बी की बात करें तो वी नॉट माइनस वी बी की अगर बात करेंगे तो ये निकलेगा कितना? बी ओमेगा एल के जगह पे एल बाई टू रखोगे तो एल बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा एल बाई फोर और इधर नीचे में ऑलरेडी टू है तो 8 के बराबर, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये इस तरह से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, ऊपर से इसको हटा दो तो ये हो जाएगा कितना? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। तो जो भी वैल्यू आ रहा है, यानी वी बी माइनस वी ए की बात करें तो ये हो जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 माइनस 1/8, यानी बी ओमेगा एल स्क्वायर 1/2 माइनस 1/8 यानी 3/8 के आसपास वैल्यू आ जाएगा, 3/8 तो यस 3/8 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। यानी ईएमएफ जो अगर पूछा जाए तो ई इज इक्वल टू 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर ये फिगर दिया हुआ है तुम्हारे पास कि एक ऐसा रॉड है जिसको सेंटर पे फिक्स कर दिए हैं, दोनों तरफ एल एल है, टोटल लेंथ 12 है, और इसको इस तरह से बीच से क्लॉकवाइज घुमा दिए, तब हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा वी ए माइनस वी बी। तो एक एक करके निकालते हैं। तो पहले ओ बी को लेते हैं, ये हिस्सा लेते हैं, इस हिस्सा को अगर बनाओ तो ऐसा कुछ बनेगा, इस तरह से रोटेशन हो रहा है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है, राइट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये ओ है, ये बी है, ये एल है, ओमेगा। तो अगर इस तरह का रोटेशन हुआ, अगर इस तरह का रोटेशन हुआ तो यहाँ पे v नीचे की तरफ जाएगा, v नीचे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव इधर क्रिएट होगा, नेगेटिव इधर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि v क्रॉस b का डायरेक्शन अगर तुम देखोगे तो वो इस तरफ निकलेगा, v क्रॉस b इस केस के लिए, तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। तो हायर पोटेंशियल यहाँ पे b इधर है, तो वी बी माइनस वी नॉट अगर निकालना चाहो वी ओ तो वो निकल के आ जाएगा तुम्हारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, हायर पोटेंशियल बी है। अब उल्टा वाला फिगर बनाते हैं इधर। तो अगर मान अभी इस तरह का रोटेशन करो, ठीक है, इस तरह का रोटेशन करो, देखो v ऊपर की तरफ जाएगा, v ऊपर की तरफ जाएगा, b अंदर है, v क्रॉस b, ये b है ऊपर में v, दोनों के v क्रॉस b, v क्रॉस b, तो इस तरफ होगा v क्रॉस b, यानी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये a ये है o, दोनों के बीच का l। तो यहाँ पे अगर वी ए माइनस वी ओ निकालना पड़े तो भी इतना के बराबर निकलेगा। ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है, यानी इससे इसको घटाना पड़ेगा, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाना पड़ेगा। तो लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, वी बी माइनस वी ओ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। दोनों को अगर घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये
माइनस ये कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरह मिड पॉइंट पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन दें तो दोनों छोर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आते हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। वी ए भी उसी पोटेंशियल पे जिस पे वी बी है, यानी वी ए इक्वल टू वी बी हम लोग कह सकते हैं, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। तो ये चीज़ याद रखना है, और इसी चीज़ को लेके हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो इसके ऊपर काम करना बाकी है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट। तो अगर ये सारा रॉड अगर अलग अलग है, उसको हम लोग इस तरह से घुमाएं अलग अलग पोजीशन में, जैसे ए डी क्यू एस आर, इन सब से जैसे से ये गुजरेगा वैसे से हम लोग कह सकते हैं कि वी ए इक्वल टू वी बी सेम पोटेंशियल, वी पी इक्वल टू वी क्यू सेम पोटेंशियल, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों सब सेम पोटेंशियल, एक पोटेंशियल पॉइंट्स है। तो अब अगर इन रॉड्स की जगह पे एक सर्कुलर डिस्क रहे, तब हम लोग क्या कहेंगे कि सारा पॉइंट्स जो भी रेडियस पे है वो सब इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। अब अगर यहाँ पे एक सिर्फ डिस्क रहता तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता। कितना के बराबर, अगर इसका रेडियस आर है तो ये कितना के बराबर होता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये भी तुम्हारा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 पे होता, दोनों सेम पोटेंशियल पे होता। लेकिन अब यहाँ पे ये डिस्क तो है नहीं, ठीक है, सारे रॉड्स तो हट गए हैं, तो रॉड की जगह पे अगर डिस्क है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी पी इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू वी आर इक्वल टू वी एस। सारा जो है इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, सारा पॉइंट सेम है, और दोनों का पोटेंशियल जो है, सबका पोटेंशियल कितना के बराबर है, बी स्क्वायर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछेगा यहाँ पे सेंटर है इधर कितना होगा, डी का अगर पूछ दे तो तुम बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।